तो एवरीवन, हम जो यहाँ पर टॉपिक आज का स्टार्ट करने वाले हैं, दैट टॉपिक इज ओवर दी कोऑपरेटिव मूवमेंट। कोऑपरेटिव मूवमेंट एक आपका जो इस बार का आपका जो ये एग्जाम है उसमें ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही डिफरेंट है। सिलेबस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स बहुत कॉमन चीज है, हर गवर्नमेंट एग्जाम में ये चीजें होती हैं। बट कोऑपरेटिव मूवमेंट, क्योंकि आपका जो ये एग्जाम है वो है ही कोऑपरेटिव के लिए, तो कोऑपरेटिव मूवमेंट जैसा टॉपिक आपका एक डिफरेंट टॉपिक है। और ये वाला जो टॉपिक है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपके एग्जाम में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हर स्टूडेंट पढ़ के जाता है। आप जेके एसएसबी के लिए भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, बट जो आपके मार्क्स में डिफरेंस लेकर के आएगा ना, जो आपके एग्जाम में आप कट ऑफ को टेस्ट को ऊपर या नीचे लेकर के जाएगा ना, वो एक जो डिसिसिव सब्जेक्ट होगा ना, वो होगा कोऑपरेटिव मूवमेंट का पूरा टॉपिक। तो अब इसमें आपने बिल्कुल ध्यान से समझनी है चीजें, एक एक वर्ड मेरा आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एक एक फैक्चुअल डिटेल आपके दिमाग में एग्जैक्ट होनी चाहिए, साथ साथ मेरे पढ़ते जाओगे। तो हम लोगों का जो टॉपिक है कोऑपरेटिव मूवमेंट, इसमें सबसे पहले जो हमसे पूछी जाती है या हमें जो पता होनी चाहिए, कोई भी चीज आप जो पढ़ रहे हो आपको उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे सामने आता है हिस्ट्री। जो ये कोऑपरेटिव मूवमेंट है इसकी हिस्ट्री क्या है, ये है क्या कोऑपरेटिव मूवमेंट, ये चीज क्या है। देखो ये टॉपिक का किसी को आइडिया नहीं है आप में से, बहुत ध्यान से सुनना इस चीज के लिए। भारत में कोऑपरेटिव मूवमेंट का जन्म कब हुआ, क्यों ये चीज स्टार्ट हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले भारत में नहीं स्टार्ट हुई, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है ये भारत में स्टार्ट नहीं हुआ, ये कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव बोलिए। एक्सक्यूज मी मैम आपकी आवाज आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका नेटवर्क इशू है। मेरी आवाज तो मुझे पता है कि सही आ रही है, वाईफाई इशू नहीं है। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, दैट मींस आपका यहाँ को कोई नेटवर्क इशू है। बाकियों को क्लियर है भाई वॉइस, जल्दी से बताओ मुझे एक बार। यस मैम। यस मैम। दैट मींस आपके यहाँ से कोई नेटवर्क इशू है। Okay. चलो आगे देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये वाला, कोऑपरेटिव। देखो कोऑपरेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है, पहले तो हमें ये चीज समझनी है कि कोऑपरेटिव वर्ड क्या चीज होती है क्या चीज। को मीन्स म्यूचुअल या सारे, मतलब एवरीवन, एंड ऑपरेटिव मीन्स जो ऑपरेट करे, जो फंक्शन करे, सारे लोग एक साथ मिलके फंक्शन करें। सबसे पहली चीज आपको यहीं से समझ आ जानी चाहिए, कोऑपरेटिव, को सारे लोग मिलके फंक्शन कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में एक पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पर कि सब लोग जिसमें फंक्शन कर रहे हैं इसका मतलब है वो कॉपरेशन से काम कर रहे हैं। जैसे आप सभी लोग एक टाइम पे आ जाओ, चाहे आप 10 बजे का टाइम फिक्स करो, चाहे आप 6 बजे का टाइम फिक्स करो, ठीक है, तो कोई भी टाइम फिक्स करो, सब लोग अपने कॉपरेशन से आएंगे ना। सब लोग क्या कहते हैं, प्लीज कॉपरेट, क्यों बोलते हैं, क्योंकि सब लोग मिल करके कॉपरेट करें उस चीज में। सेम वही आपका ये सब्जेक्ट है कोऑपरेटिव मूवमेंट, दैट मीन्स सब लोगों को मिलके कॉपरेट करना है। अब हमें किस लिए कॉपरेट करना है, हमें टाइमिंग के लिए तो नहीं करना ना, हमें करना है लोगों को डेवलप करने के लिए। हमें यहाँ पे कॉपरेशन बढ़ाना है, जो पंचायत के एरिया है, जो लोग बिल्कुल डाउन एरिया है, या फिर जो लोग भूखमरी से मर रहे हैं, स्टार्व्ड पीपल, समझ रहे हो ना, स्टार्व मतलब जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, जिनके पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, उन लोगों को उठाने के लिए हमें मूवमेंट चलानी है, सोसाइटीज बनानी है और उनको डेवलप करना है। ये है कोऑपरेटिव वर्ड का मीनिंग। सबको हम यही बोलते हैं, कोऑपरेट करो, कॉर्पोरेट करो, मतलब आप सब लोग मिलकर के एक साथ चलो, कॉर्पोरेट करके चलो। तो ये चीज यहाँ से स्टार्ट हुई थी, जिसका मतलब ये जो बेसिक है कोऑपरेटिव मूवमेंट है, इसकी हिस्ट्री यहाँ पर यूरोप से स्टार्ट होती है। लिखिए इसको,
ये चीज जो पहली बार स्टार्ट हुई है, इट स्टार्टेड इन यूरोप। यूरोप में इसको, इंडिया में नहीं हुई थी, इंडिया में बाद में आई थी। क्यों आई थी वो भी हम पढ़ेंगे। बस सबसे पहले यूरोप में इसको स्टार्ट किया गया, जिसका क्या मतलब था, इस कोऑपरेटिव वर्ड में यूरोप को क्या बोला गया, सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट समझते हो ना, आत्मनिर्भर, हम अपने पे डिपेंडेंट है। वी आर नॉट डिपेंडेंट कि सरकार करके देगी या वो पर्सन करके देगा तो हम काम करेंगे। हम अपने पे डिपेंडेंट है, हम सब कुछ अपने पे, अपने ऊपर से करेंगे। सेल्फ रिलायंट, आगे उन्होंने क्या बोला था, सेल्फ मैनेज्ड, सेल्फ रिलायंट, सेल्फ मैनेज्ड पीपल्स मूवमेंट विद नो रोल ऑफ गवर्नमेंट। ये लाइन बोली गई थी कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए यूरोप में। अब आप लोग को ये पॉइंट तो समझ में आ गया कि कोऑपरेटिव वर्ड का मतलब क्या है, कि सबको एक साथ मिलकर के काम करना है सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये एक तरीका, एक नई चीज निकल करके आई थी वर्ल्ड में, कोऑपरेटिव मूवमेंट जैसी चीज, कि हमें कोऑपरेशन बढ़ाना है हर जगह पे, जिसकी वजह से उनको जरूरत पड़ी यूरोप में। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूरोप में आया था, आपको पता होगा ये चीज। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक चीज होती है भाई कि इंडस्ट्रीज डेवलप हुई थी। तो सबसे पहली बार जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था वो आया था यूरोप के अंदर। यूरोप में बहुत बड़े लेवल की इंडस्ट्रीज बननी शुरू हुई, कॉटन मिल बननी शुरू हुई, बहुत कुछ स्टार्ट हुआ, और फिर वो चीज भारत भी आई थी। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के चलते वहां पे लोगों पे बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा था, वहां के लोगों की लाइफ स्पैन कम होता जा रहा था, वहां पे बहुत बीमारियां फैलती जा रही थी। तो फिर धीरे धीरे करके उन लोगों का रियलाइज हुआ कि अगर हमें अपने आप को बढ़ाना है आगे, तो हमें कोऑपरेशन करके चलना पड़ेगा, जिसके लिए उन्होंने इस कोऑपरेटिव मूवमेंट का सहारा लेना शुरू किया। तो सबसे पहली चीज ये क्या हुआ कि ये जो है यहाँ पर सारी चीजें यूरोप से स्टार्ट हुई। ठीक है, तो मतलब बेसिकली कोऑपरेटिव मूवमेंट की हिस्ट्री आप ये नहीं कहोगे बहुत अच्छी है, ये एक अपने आप को बढ़ाने के लिए स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अपने पूरे उसको जो भी उनका सिस्टम है उसको बढ़ाने के लिए आगे स्टार्ट हुआ था। और फिर उसके बाद ये चीज इंडिया में भी आई थी। ठीक है, तो यूरोप से होकर के सेम ये चीज जो है इंडिया में फंक्शन करती है, वो चीज इंडिया में आती है। क्यों आती है, कब आती है और कैसे आती है, इसके पीछे का रीजन क्या है। आपको पता है एक चीज कि ब्रिटिश जो हैं वो, मतलब यूरोपियंस जो हैं, ब्रिटिशर्स, वो भारत आए थे। उन्होंने भारत में आके पूरा रूल किया, रूल करा। वो आए तो ट्रेडिंग पर्पस के लिए थे कि सिर्फ ट्रेड करेंगे। ठीक है, फैक्ट्रीज लगाएंगे, सूरत में लगाएंगे, मसूलीपट्टनम में लगाएंगे। बट व्हाट दे डिड, वो अपने आप को यहाँ पे आके पूरा बसा के चले गए। उन्होंने हम पे राज करना शुरू कर दिया, उन्होंने बैटल्स लड़नी शुरू कर दी, अपनी नई नई टेक्निक्स लानी शुरू कर दी, और हम लोगों को अपना स्लेव बना लिया, गुलाम बना लिया हमें। और सबसे ज्यादा जो प्रेशर था ना इस चीज का, जो ये इनकी हार्श पॉलिसीज का सबसे बड़ा शिकार कौन होते हैं, हमारे इंडिया के फार्मर्स। क्योंकि फार्मर्स को क्या देना पड़ता है, फार्मर्स को देना पड़ता है लैंड रेवेन्यू। चाहे उनकी क्रॉप अच्छी ग्रो हुई है, चाहे उनकी क्रॉप अच्छी ग्रो नहीं हुई है, ब्रिटिशर्स डिडंट इवन गिव अ डैम फॉर दैट। उनको कोई मतलब नहीं है, उनको अपना लैंड रेवेन्यू चाहिए। उनको आप जो है फार्मर्स के ऊपर वो क्या प्रेशर करते थे, इंडिगो ग्रो करो, इंडिगो ग्रो करो। जितना उनका लैंड एरिया है उसके 3 हिस्से पे इंडिगो ग्रो किया जाएगा, नील की खेती की जाएगी। जबकि हमारे फार्मर्स नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इंडिगो की जब खेती करते हैं तो एरिया जो है आप उसको कुछ समय के लिए नई उस पे क्रॉप्स नहीं ग्रो कर सकते। तो लोग इस चीज के लिए नहीं मान रहे थे। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करने लगी। प्लस आपको पता है कि यार ब्रिटिशर्स ने बहुत ऐसी चीजें करी हैं जो हमारे इंडियंस पे बहुत बड़ा असर करके गई है। हम लोगों ने इतने समय के लिए अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी थी,
तो इस चीज के चलते मतलब ये सारी चीज जब हो रही थी, इतना रिवोल्ट चल रहे थे, कांग्रेस बनाई गई, बहुत सारे लीडर्स निकल के आए, इसी बीच में 1904 में 1904 में जो है यहाँ पर जो है एक सबसे बड़ा एक सोसाइटी का एक्ट आता है। ध्यान से समझना इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली जो इस तरीके की एक्ट लेकर के आया जाता है उसका नाम है, इसको हम डिटेल में अभी पूरा समझेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ एक मीनिंग ओवरव्यू समझा रही हूँ ताकि आपको ये तो पता रहे कि हमें एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, ये होता क्या है। नया टॉपिक है, अलग सा टॉपिक है, तो आपको एक बार फैमिलियर हो जाओ इन चीजों से, इन वर्ड्स से फैमिलियर हो जाओ, बाकी हम धीरे धीरे सिलेबस सारा कर लेंगे, कोई इशू नहीं आएगा। तो लिखो इसमें 1904 में कौन सा एक्ट आता है? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, 25 मार्च 1904 को ये एक एक्ट लेकर के आया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इंडिया में जो शुरुआत होती है इस कोऑपरेटिव मूवमेंट की, ये हम पढ़ेंगे पूरे फेजेस में, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, हम पूरा वो पढ़ना शुरू करेंगे, बट हमें पहले एक तो ये पता होना कि शुरुआत कब हुई है। तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट, इस एक्ट को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये एक्ट आता है पहली बार, ठीक है। और अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि जब ये एक्ट आया तब उस एक्ट में जो है उस वक्त के हमारे भारत के वाइसराय कौन थे? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। लॉर्ड कर्जन। वेरी गुड। उस वक्त के हमारे वाइसराय थे लॉर्ड कर्जन। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। Who was the viceroy when this act was passed? एक्चुअली में ऐसे ही सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में सबसे ज्यादा। ठीक है भाई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एक एक्ट लेकर के आ जाता है और यहाँ से भारत में कोऑपरेटिव मूवमेंट की एक्चुअली में स्टार्टिंग होती है, प्रॉपरली स्टार्टिंग होती है। इसके अंदर क्या था, इसके बारे में हम डिटेल में अभी पूरा डिस्कस करेंगे कि इस पूरे एक्ट के अंदर क्या बेसिकली बातें की गई थी, इस एक्ट में क्या बातें, इसमें रजिस्टर्ड सोसाइटीज वाले वर्ड्स लेकर के आए गए थे, ठीक है, इस टाइप के वर्ड्स का यूज किया गया था। तो वी विल डिस्कस दैट, अभी हम आगे की क्लासेस में उसको समझेंगे, इस पूरे एक्ट को, ठीक है। उसके बाद क्या होने लगा कि भाई गवर्नमेंट ने ना कमिटीज बनानी शुरू करी, सहकारी मंडलियां बनानी शुरू करी। ऐसा कहा जाता है कि भाई एक जो है सहकारी मंडली भी बनाई गई थी भारत में, पर उसको कोई लीगलाइज नहीं किया गया था। लीगल होना भी तो जरूरी है ना वो चीज, तो लीगल नहीं हुई थी वो चीज, बट यहाँ पे वो चीज लीगल हो गई थी क्योंकि ये एक्ट आया ना, एक्ट पास हुआ है, एक्ट का मतलब तो वो लीगल है, सरकार ने पास किया, दैट मीन्स दैट इज लीगल, प्रॉपरली लीगल में माना जाता है। तो ये एक चीज स्टार्ट हुई यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट यहाँ पर 1919 में 1919 में क्या हुआ, ये मैं छोटी सी टाइमलाइन आपको लिखवा के समझा रही हूँ कि सरकार ने क्या रोल प्ले किया है। 1919 में एक हमारे यहाँ पे रिफॉर्म्स आए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, जिसको कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस एक्ट का दूसरा नाम था वेरी गुड, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है। अच्छा फटाफट से अब मुझे ये बताएंगे आप लोग, मॉन्टेगू कौन है इसमें से और चेम्सफोर्ड कौन है? ये दोनों कौन है, इनके नाम पे क्यों? एक सेक्रेटरी था, मॉन्टेगू सेक्रेटरी, चेम्सफोर्ड वाइसरॉय। यस वेरी गुड। मॉन्टेगू जो है वो थे उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये एक पोस्ट थी, ठीक है, समझना इस चीज को। और ये थे वाइसराय। मैं आपको आज के कंटेक्स्ट में समझाती हूँ, जिनके ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है या जिनको आइडिया नहीं है ये क्या चीज है, मैं आपको आज के कंटेक्स्ट में बता देती हूँ। जैसे
आज के समय में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट होते हैं। सेम उसी तरीके से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड वाइसराय की पोस्ट थी। एग्जाम्पल, ये हो गए प्रेसिडेंट और ये हो गए प्राइम मिनिस्टर। इस टाइप की एक मतलब पोस्ट है। जैसे आज के समय में प्रेसिडेंट है, उस समय में ये लोग क्या हुआ करते थे, ये लोग हुआ करते थे वाइसराय एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस समय में जो ये वाला एक्ट आया था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्ट लाती रहती थी, ठीक है, हर 20 साल बाद एक्ट ले आती थी। तो ये जो एक्ट लाने का सिस्टम था ना, इस एक्ट के थ्रू जो है उन लोगों ने जो एक वर्ड था कोऑपरेटिव, कॉपरेशन या कोऑपरेटिव, इन्होंने क्या बना दिया, एक लिस्ट का टॉपिक बना दिया, स्टेट लिस्ट सब। प्लीज इसको नोट डाउन करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोऑपरेटिव को कौन सी लिस्ट में डाला गया था। ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ऑप्शंस क्या देंगे आपको, फेडरल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, ये आपको ऑप्शंस दे देंगे। तो हमारी जितनी भी लिस्ट है, यूनियन, सेंट्रल, कॉन्करेंट, रेसिडुअरी, उसमें से लिस्ट में ये टॉपिक जो है वो इंक्लूड किया गया था। स्टेट लिस्ट का टॉपिक ये वाला बना दिया गया था, राइट। तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है, ठीक है भाई। स्टेट लिस्ट में इस टॉपिक को डाल दिया गया और स्टेट सब्जेक्ट बन गया। तो काफी मतलब इसमें स्टेट जो है वो हम लोग उसमें स्टेट के लिए इसको यूज कर सकते हैं। एंड फिर इसके बाद स्टेट में जाने के बाद, स्टेट में जब ये एक्ट पूरा एक बना दिया गया यहाँ पर, फिर उसके बाद आफ्टर सम टाइम धीरे धीरे करते करते हमारे इंडिया को डेवलप करने में कोऑपरेटिव मूवमेंट का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है। हर चीज में अलग अलग एक्ट्स लेकर के आ गए। अभी हम धीरे धीरे करते करते सारी चीज़ों को और समझते जाएंगे, कौन कौन से एक्ट्स लेकर के आए गए, इसकी हिस्ट्री क्या रही है, वो हम धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ये चीज़ होने लगी और फिर उसके बाद क्या होने लगा, धीरे धीरे करते करते इसके अंदर और जो है एक्ट लेके आने लगे। 1912 में भी एक एक्ट लेकर के आया गया था। कमिटीज बहुत बनाई गई थी। मैं आपको स्पेशली इसके अंदर सारी कमिटीज के बारे में लिखवाऊंगी, ठीक है। हर एक कमिटी के बारे में डिटेल में पढ़ना है हमें कि उस कमिटी कब आई थी, कौन से पर्सन उसके हेड थे, किसने बनाई, कब बनाई और उसमें क्या मेन बातें की गई थी। तो हमें वो सब चीजें पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहले स्टार्टिंग में हुआ, फिर जो है विद टाइम कोऑपरेटिव मूवमेंट में और जोर आने लगा, मतलब और इसको बढ़ावा मिलने लगा, ठीक है। कुछ टाइम बाद इसके बाद जो एक जगह कमी थी वो दूसरी जगह पूरी की जाने लगी। तो इसके अंदर तो बना दिया गया और इसी टाइम पीरियड में जब ये वाला एक्ट पास हुआ, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये वाला हुआ, तब इसके बाद जो है कोऑपरेटिव लैंड्स बनाए जाने लगे। कोऑपरेटिव लैंड, अलग अलग जगह में कोऑपरेटिव लैंड्स बनाए जाने लगे, ठीक है। समझेंगे इसको भी क्या होते हैं और ये क्या बनाए जाते हैं। ये अलग अलग जगह बनाए जाने लगे, मॉर्टगेज पे लैंड्स को दिया जाने लगा। विद टाइम ये चीजें स्टार्टिंग में होने लगी। तो यहां से ये चीज पहले निकल के आई, क्योंकि गवर्नमेंट जो थी ना वो इस तरीके के ऐसे एक्ट पास करती थी कि लोग बहुत ज्यादा उसके अंदर जो है दबते जाते थे। फार्मर्स ना उसमें दबते ही जाते थे, फार्मर्स के पास, बेचारों के पास कोई सपोर्ट ही नहीं रहता था, ठीक है। तो फार्मर्स जो थे बेचारे वो इस चीज के लिए यहाँ पर जो है दबते जाते थे, जिसकी वजह से जो हमारे सारे के सारे फार्मर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि हमें कॉर्पोरेशन बनाने की यहाँ पर जरूरत है, ठीक है। यहां तक बताओ सबको पहले क्लियर हुआ, से यस और नो फटाफट इन द चैट बॉक्स एवरीवन। I want everyone's reply. Whosoever is there in the class, everyone has to reply. Good.
ठीक है, गुड। नाउ कोऑपरेटिव लैंड्स भी बनाए जाने लगे एंड इंडिपेंडेंस जब इंडिया को मिल गया, जब हमारे इंडिया को प्रॉपरली इंडिपेंडेंस गेन हो गया, तब इसके बाद भी आफ्टर ऑल दिस ऑल्सो जब इंडिपेंडेंस भी हमें मिल गया, तब भारत में एक चलाए जाने लगे थे 5-year प्लान्स। 5-year प्लान्स। अब ये मुझे बताओ 5-year प्लान भारत में जो है किसने स्टार्ट किया था, या फिर कौन सी एक बॉडी थी जो कि इसको बनाती थी 5-year प्लान्स को? प्लानिंग कमीशन। वेरी प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन। वेरी गुड, वेरी गुड। प्लानिंग कमीशन। ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है 5-year प्लान्स का? फ्रॉम वेयर वी हैव बोरोड दिस? मैं यूके शायद। आयरलैंड। USSR. Yes, USSR, not UK, not Ireland, it's USSR. USSR. Everyone fast message me the full form of this USSR. जल्दी से जरा मैसेज करके बताएंगे, बोलेगा कोई नहीं, सब मुझे लिख के बताएंगे USSR की फुल फॉर्म क्या है। What is this USSR? नो मोहम्मद, रशिया नहीं आता। यस मोहसिन, वेरी गुड, वेरी गुड। 2 स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, सॉवरेन वगैरह कुछ नहीं है परमजीत, नो कुछ नहीं है सॉवरेन और कुछ भी नहीं है ऐसा। सीधी सी फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। कुछ नीड नहीं है इसके अंदर रशिया वशिया इंक्लूड करने की, रशिया में इसमें कुछ नहीं था। हाँ रशिया था ये, मतलब रशिया बनता है ये, बट इसमें रशिया का कहीं जिक्र नहीं है। ठीक है, तो ये हमने कॉन्सेप्ट यहाँ से बोरो किया था। तो जब 5-year प्लान्स बनाए गए थे तब भी कॉपरेटिव्स को यहाँ पर इंक्लूड किया गया था। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो 5-year प्लान्स पे कॉपरेटिव्स इंक्लूडेड थे। प्लस जो इस 5-year प्लान्स को अप्रूवल देती थी, ध्यान से सुनना इस बात को, जो एक बॉडी अप्रूवल देती थी किसको? 5-year प्लान्स को, 5-5 सालों के प्लान्स को, वो बॉडी का नाम क्या था? हम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। वेरी गुड, NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इस बॉडी ने क्या बात बोली थी? इस बॉडी ने बोला कि हमें क्या बनाने की जरूरत है, हमें क्या बनाना है, ध्यान से समझना, नेशनल पॉलिसी ऑन कॉपरेटिव्स। इस बॉडी ने बोली थी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्या चीज है ये, किसने बात बोली थी ये वाली? हु रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन कॉपरेटिव। ध्यान रखना ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, छोटे छोटे चीजें जो हम भूल जाते हैं करना, पर आते हैं एग्जाम में ऐसी चीजें। एग्जामिनर यही चीजों को पकड़ता है। तो याद रखना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने बात बोली थी कि हमें क्या बनाना है? नेशनल पॉलिसी ऑन कोऑपरेटिव्स, मतलब एक ऐसी पॉलिसी जो कि प्रॉपरली फॉलो की जाए कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। क्योंकि होता पता है प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पर? प्रॉब्लम ये थी कि जो ये है कोऑपरेटिव्स हैं, इनको हमें कॉन्स्टिट्यूशन में तो जगह दी नहीं थी। अगर एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है तो ऑब्वियसली वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी, वो एनफोर्सेबल है। बट एक बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन में जगह ही नहीं है, तो उसके लिए आपको कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी, आपको कुछ जो है एक बड़ा फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ेगा, तब जाके आप उसको इंक्लूड कर पाओगे, लोगों को एनफोर्स कर पाओगे, उसको जबरदस्ती लोगों तक पहुंचा पाओगे। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं था। इसलिए हमें जरूरत पड़ी थी कि हम एक नेशनल पॉलिसी ऑन कॉपरेटिव्स बनाएं। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि अभी तक तो इनको हमने इंक्लूड नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो फाइनली ऐसा कर दिया गया था। ठीक है, इसको 2002 में फाइनली हमारी सरकार ने तैयार कर दिया था। बहुत बड़ा एक परफॉर्मा तैयार किया था सरकार ने, और फाइनली इसको इंक्लूड यहाँ पर जो है वो 2002 में किया गया था। अभी तक तो नहीं किया गया, अभी तक तो हमें सिर्फ
देखना है कि हाँ ऐसा कुछ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये तैयार प्रॉपरली हो भी गई थी। ठीक है भाई, तो ये सब हुआ यहाँ पर। और फिर यहाँ पर आफ्टर दिस भारत में क्या किया गया, कोऑपरेटिव्स के लिए, सिर्फ कोऑपरेटिव्स के लिए एक बॉडी बनाई गई। सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं कहूंगी इस पे आने के क्वेश्चन सबसे ज्यादा चांसेस है। एक बॉडी बनाई गई, नेशनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कोऑपरेशन, कोऑपरेशन लिखा है ना लास्ट में, दैट मीन्स कोई बॉडी है ये, एनसीडीसी। ठीक है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई। अब मुझे ये बताओ, व्हाट इज द स्टैट्यूटरी बॉडी, ये क्या होता है, क्या मीनिंग है इसका? Not backed by law. Ma'am, which is created by passing special act of parliament यस or state legislature. यस, स्टैट्यूटरी वर्ड का मीनिंग ध्यान रखना, इट इज पास्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। स्टैट्यूटरी वर्ड होता है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी है वो चीज, लेकिन वो किसी पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू लाई गई। ठीक है, तो ये एक एक्ट लाया गया, पार्लियामेंट ने तैयार किया एक्ट, वो लेकर के आई और उन्होंने इस एक्ट के थ्रू इस बॉडी को भारत में बना के तैयार कर दिया। बनी कब, इंपॉर्टेंट डेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट करिए, 13 मार्च 1963। हम सब कुछ सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग से एंड तक हर चीज सीक्वेंस में देखते जाएंगे। तो ये एक बनाई गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ रखे गए इस बॉडी के? न्यू दिल्ली। ठीक है, ये रखा गया और वेबसाइट भी है इसकी, अगर आप विजिट करना चाहो तो आप विजिट भी कर सकते हो। इसकी वेबसाइट है, मैंने सारा डेटा वहीं से उठाया, ये ncdc.in करके एक वेबसाइट है इंडिया की। उस वेबसाइट पे आपको सारी चीजें मिलेंगी इसके बारे में, कि इसने क्या अब तक काम किया है, क्यों बनाई गई, कब बनाई गई, आपको सब कुछ मिलेगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बनाने के लिए अब एक एक्ट है, बॉडी है, तो किसी ना किसी मिनिस्ट्री के अंडर तो आती होगी। तो मिनिस्ट्री कौन सी थी जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, मतलब ये जो एक्ट है, ये बॉडी है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? तो लिखिए, एग्रीकल्चर। यस, वेरी गुड, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। प्रेजेंटली भारत के मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, आई गेस। Yes, Narendra Singh Tomar. He is the present Minister of Agriculture of India. काफी ज्यादा न्यूज में भी वो रहे हैं बिकॉज ऑफ फार्म जो बिल आया था उसके लिए, काफी ज्यादा जो दिल्ली के आसपास प्रोटेस्ट चल रहा था, अभी भी चल रहा है जो, उसके लिए काफी चीजें यहाँ पे थी। फिर क्या हुआ, इस बॉडी इस बॉडी को हम आज ही पढ़ रहे हैं पूरा। इस बॉडी का फंक्शन क्या है, ये बॉडी क्यों बनाई गई है, इसका फंक्शन क्या है, इसका रोल क्या है? सीधा सीधा सा काम है भाई, जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड है, जितना भी एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजें आती हैं, ठीक है, फूड जितना भी है उसका इंपोर्ट, मैं लिख देती हूँ, फूड का जितना भी प्रोडक्शन है उसका इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, उसका स्टोरेज, कहाँ रखना है, कैसे रखना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, उसकी मार्केटिंग तक पहुंचाना कैसे है, उसकी प्रोडक्शन कैसे है, ये सब चीजें, एवरीथिंग, ये सब चीजें तैयार करनी है किसके थ्रू? इन सब चीजों की क्या करनी है, इन सब चीजों की प्लानिंग, इन सब चीजों की प्रमोशन, इसको फाइनेंसिंग कैसे रहेगी और इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, ये सारी चीजें तैयार करना इस बॉडी की एक ड्यूटी बना दी गई। हर चीज उन्होंने तैयार कर दी, कोऑपरेटिव कैसे रहेगा, इसका मैनेजमेंट कैसे रहेगा, वो सारी चीजें इसमें तैयार की गई। और इस बॉडी के अंदर अच्छी चीज थी काफी, इस बॉडी के अंदर उन्होंने काफी बड़ी बॉडी बनाई और इसके मैनेजमेंट में
करीब 51 लोग शामिल किए गए। 51 काफी बड़ी बॉडी है, ठीक है। इसके अंदर हेड ऑफिस तो था ही इसका दिल्ली के अंदर, उसके अलावा और भी इसकी जगह बनाई गई अलग अलग स्टेट्स में, हर जगह पे इनको अलग से दिया गया। और जो भी जहाँ पे बनाए जाएंगे वहाँ पे एक मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब एमडी उसको रिक्रूट किया जाएगा, ये चीज़ वहाँ पे की गई। और वो तैयारी करना, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, डेयरी का कैसे करना है, वेजिटेबल्स कैसे जाएंगे, हर जगह पे इसको किया गया। एंड वन मोर पॉइंट, ये आज के समय में भी एग्जिस्ट करती है, प्लीज रिमेंबर दिस, ये आज के समय में भारत के बहुत सारी जगह में एग्जिस्ट करती है। मैं आपको नाम भी अभी बताऊंगी, लिखवाऊंगी, क्योंकि एग्जाम में ये चीज आ सकती है, ठीक है। तो ये जो है ना एनसीडीसी, इसके मेन तो दिल्ली के अंदर है ही, लेकिन भारत में और जगह भी, कहाँ पे, 18 रीजनल इसके अभी भी जो हैं वो डायरेक्टरेट्स या ऑफिसेज आप कह लो, वो एग्जिस्ट करते हैं अलग अलग जगह पे, राइट। तो मैं नॉर्थ की बात करूं, मैं आपको स्पेसिफिक जोन वाइज लिखवाऊंगी, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट ओनली नॉर्थ, सिर्फ नॉर्थ एरिया में कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो नॉर्थ एरिया में इसके स्पेसिफिक एरियाज कौन से हैं, नॉर्थ में लिखोगे, एक तो है इसका शिमला, चंडीगढ़, देहरादून, आ सकता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन, वेयर यू फाइंड दिस दिस ऐसे करके आ जाएगा कुछ भी, और आपको खुद से आइडेंटिफाई करना है कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है। एंड देन जयपुर और लखनऊ, बिहार में पटना, इन जगह पे एग्जिस्ट करता है नॉर्थ के एरिया में, ठीक है। फिर आप आओ वेस्ट में, ये जो वेस्ट का एरिया है, वेस्ट में मैं मान के चलती हूँ कि अभी हम सिर्फ गुजरात की बात कर रहे हैं और महाराष्ट्र की, तो गुजरात की जो कैपिटल है गांधीनगर, वहां पे है ये, ठीक है, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। एक ही जगह है जो हमारा ये है मुंबई वगैरह महाराष्ट्र, वहां पे नहीं है, वहां पे सिर्फ एक ही जगह है पुणे में, ओनली वन प्लेस। फिर उसके बाद साउथ में आओ, साउथ में काफी जगह में है, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, ठीक है, इन जगह पे एग्जिस्ट करता है। फिर आप आओ ईस्ट साइड, ईस्ट में कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे एक बैंगलोर भी है, यहाँ बैंगलोर रह गया, बेंगलुरु, आज के समय बेंगलुरु है, तो बैंगलोर में भी एग्जिस्ट करता है। ईस्ट में कहाँ कहाँ पे है, ये करता है भुवनेश्वर, बेसिकली